सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। संगीता जी, आपको भी हमारा नमस्कार। हमारा नमस्कार आपको भी और हमारे सभी सुनने वाले सखियों को भी और सखाओं को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। चाय की तलब हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन 4 बजे तक इंतजार करना है। वैसे चाय का लुत्फ तो कैसे भी लिया जाता है, लेकिन कुल्हड़ वाली चाय की बात ही निराली है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर कुल्हड़ में चाय जो पेश की जाती है, वो जो चाय का सोंधापन होता है उसका स्वाद कुछ अलग ही लगता है। यादें भी रह जाती हैं उसकी बहुत सारी यादें हैं। तो यादें हमें नहीं साझा करनी है, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं वो साझा करें कि वो दिन याद करो। इस सेगमेंट के तहत कुल्हड़ वाली चाय के बारे में अपनी यादें, अपनी बातें साझा करनी है श्रोताओं को। अपनी बात साझा करने के लिए उन्हें टाइप करना है www.facebook.com/vbsmumbai। टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और ये बताइए कि अगर किसी को आपने चाय पर बुलाया है और आने वाला लेट आए तब क्या कहेंगे? फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अगर चाय लेट हो गई तो फिर खाना भी लेट हो जाएगा, सब कुछ लेट होता है। और जब कोई आदतन लेट आता है तब फिर और गुस्सा आता है कि भाई ये क्या है। तो आज ये जो बात है हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई लेट लतीफी की जो आदत है उसे छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। आप बताइए, मतलब आप सभी श्रोता बताइए कि आप कभी लेट पहुंचे तो क्या हुआ, और आपके घर कोई लेट आया तो क्या हुआ, आपके दफ्तर में कोई लेट आता है तब क्या करते हैं। अपनी यादें, अपने अनुभव साझा करें। यानी सारा रूटीन उलट पुलट है ना। और कुल्हड़ वाली चाय का जो मजा होता है वो ठंडे जगहों में कुछ खास होता है ममता जी। तो पहलगाम भी लिए चलेंगे आज। बिल्कुल। और आज एक और खास दिवस है, आज वीर बाल दिवस है, तो इस पर भी बातचीत करेंगे हम। पहले गाना सुन लें। हाँ। महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। आंख दर पे लगी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। दुखाने लगी दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। दिल दुखाने लगी दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। जान पर बन गई है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। क्या सुहाना समा, क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। क्या सुहाना समा, क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। अब तो हद हो चुकी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए।
विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। ममता जी, आज का दिन बड़ी खासियत लिए हुए है। आज वीर बाल दिवस है और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उनको लेकर आज बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं। और आज वीर बाल दिवस में हम याद कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को। देखिए ना संगीता जी, हमारे श्रोताओं की ओर से टिप्पणियां भी आ चुकी हैं इस संदर्भ में। एक श्रोता ने लिखा है कि साहिबजादों की शहादत दिवस के रूप में जाना जाता है आज के दिन को, 26 दिसंबर को। सिख इतिहास और भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है ये। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इन दोनों ही वीर साहिबजादों का जन्म आनंदपुर साहिब में हुआ था। बता सकती हैं 7 दिसंबर 1705 की सुबह। जी, और फिर सरहिंद के पास स्थित पुराने स्थल को अब फतेहगढ़ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 4 सिख स्थल भी, तीर्थ स्थल भी हैं। शहीदों की याद में यहाँ धार्मिक मेलों का भी आयोजन होता है। और साथ ही साथ जो 9 दिसंबर 1705 की जो बात है कि अपना मजहब छोड़ने के लिए उन्हें कहा गया और जयकारा उन्होंने लगाया, बल्कि कि औरों के सामने सर झुकाने से अच्छा कह रहे थे कि जो बोले सो निहाल सच से अकाल। और अपने इस निर्णय पर कायम रहे कि उनकी संस्कृति और धर्म श्रेष्ठ है और वो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये नारा था उनका। अपने वतन की खातिर कुर्बानियां उन्होंने दे दी और मौत को गले लगा लिया। उस वक्त बहुत छोटी उम्र इनकी थी। साहिबजादे फतेह सिंह की उम्र जो थी उस वक्त 5 वर्ष की थी। साहिबजादे जोरावर सिंह की उम्र 7 वर्ष की थी, यानी बहुत ही छोटे थे ये। और शहीद हुए 27 दिसंबर 1704 को। और ये सारा किस्सा जो है वो चमकौर के युद्ध में 22 दिसंबर को जो साहिबजादे थे और इनके साथ 2 और थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। और इनकी याद में इन्हें सम्मानित करने के मद्देनजर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और आज कुछ खास घोषणाएं और हुई हैं जिसका जिक्र हम गाने के बाद करेंगे। कुछ पुरस्कारों की घोषणा हुई है जो बहुत कम उम्र के बच्चों को प्रदान किया गया है। तो गाना सुन लेते हैं, फिर उसका जिक्र भी करते हैं। जी। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय
सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद बोलो मेरे संग जय हिंद। सचमुच संगीता जी, ये जो बच्चे हैं हमारे कल के अपने देश के कर्णधार हैं, और यही तो भविष्य का सपना बुनते हैं हमारे देश के। और इनके जो नन्हे नन्हे सपने हैं, अगर उनमें थोड़ा सा खाद पानी डाल दिया जाए तो ये क्या से क्या कर सकते हैं। अब 2024 के बाल पुरस्कारों की आज घोषणा हुई है, तो आज इसके बारे में हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 19 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, और इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस और खेल के क्षेत्र में उनके असाधारण काम के लिए
पुरस्कार दिया है। 5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाला ये पुरस्कार इस बार 9 लड़कों और 10 लड़कियों को दिया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि इस आयोजन के जरिए बच्चों को प्रोत्साहित किए जाने का अवसर मिलता है। तो हम कुछ जिन्हें पुरस्कार दिया गया उनका हम जिक्र भी करते चलते हैं। आदित्य विजय बामणे, जिन्हें उनके न रहने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है। दरअसल इनके बारे में बता दें कि इस साल बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में पहला नाम महाराष्ट्र के 12 साल के आदित्य विजय ब्राह्मणे का है। आदित्य को उनके असाधारण साहस के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने अरमान उबरानी जी भी हैं, इन्हें भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के गूगल बॉय के नाम से ये जाने जाते हैं। अरमान उबरानी को भी ये पुरस्कार मिला है। गणित और विज्ञान में उत्कृष्ट कौशल के लिए सम्मानित किया गया है इन्हें, और ये 6 साल के हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने कई उपलब्धियां वैसे तो हासिल की हैं। एक सीरीज की बात अगर किया जाए तो सबसे कम उम्र के लेखक हैं ये। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और हेतवी कांतिभाई खेमसूरिया भी हैं, गुजरात से ये ताल्लुक रखती हैं। बड़ौदा की 13 साल की हेतवी कांतिभाई खेमसूरिया को भी राष्ट्रपति ने बाल पुरस्कार दिया है। वो सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से पीड़ित हैं और इस बीमारी के मरीज को चलने फिरने में शारीरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता इससे प्रभावित होती है। और गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी हेतवी ने दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए अपनी मासिक पेंशन दान कर अपना योगदान दे रही हैं। यानी कि जो इन्हें पैसा मिलता है मासिक पेंशन, तो वो ये दे देती हैं। और इसके अलावा इशफाक हमीद को पुरस्कार मिला। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले, इन्हें भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। और बिहार के मोहम्मद हुसैन को भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया, तेलंगाना राज्य की पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को बाल पुरस्कार मिला है। उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र के लिए ही मिला। और ये बता दें कि 14 साल की पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। सुहानी चौहान को दिया गया है पुरस्कार। राजधानी दिल्ली की सुहानी चौहान को ये पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में मिला है। महज 16 साल की सुहानी चौहान ने सौर ऊर्जा से संचालित कृषि वाहन एप्टी विकसित किया है, जो टिकाऊ खेती के लिए एक प्रभावशाली समाधान पेश करता है। और आर्यन सिंह को दिया गया है। आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बाल पुरस्कार मिला है। 17 साल के हैं आर्यन। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित रोबोट एग्रोबोट विकसित किया है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करके किसानों के जीवन को सरल बनाना है। और मध्य प्रदेश के 9 साल के अवनीश तिवारी ने डाउन सिंड्रोम से जुड़ी बाधाओं के बावजूद महज 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट शिविर की चढ़ाई की और अपनी असाधारण सामाजिक सेवा के लिए उन्हें श्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार प्राप्त किया उन्होंने 2022 का। इसके अलावा हरियाणा के महेंद्रगढ़ की गरिमा को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बाल पुरस्कार दिया गया है। 16 साल की हैं ज्योत्सना अख्तर बाल विवाह के खिलाफ शिक्षा के अधिकार के लिए और अपने समुदाय की अन्य लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए ये मुहिम चला रही हैं, इसलिए इन्हें भी दिया गया है। सयाम मजुमदार, इन्हें ये 15 वर्ष के सयाम मजुमदार हैं। सांपों को बचाने का प्रयास करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और वे आवारा जानवरों की देखभाल भी करते हैं। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले आदित्य यादव को खेल जगत में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और चारवी ए ये नाम है, कर्नाटक की रहने वाली चारवी ए को भी खेल क्षेत्र में बाल पुरस्कार दिया गया है। और जेसिका नेवी सारिंग को
क्या पुरस्कार मिला है? अरुणाचल प्रदेश की जेसिका हैं, नए सारिंग को खेल जगत में बाल पुरस्कार मिला है। 9 वर्ष की हैं ये और अत्याधुनिक कुशल हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। लेंथोई चानबाम भी हैं, मणिपुर राज्य से ये ताल्लुक रखती हैं। 17 वर्षीय लेंथोई चानबाम किसी भी आयु वर्ग में जुडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हैं, जिन्होंने सराजेवो में 2022 विश्व जुडो कैडेट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। और आंध्र प्रदेश के आर सूर्य प्रसाद को खेल क्षेत्र में बाल पुरस्कार मिला है। ये 9 साल के आर सूर्य प्रसाद ने 5 साल की उम्र में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण शुरू कर दिया और 9 साल की उम्र में किलिमंजारो पर्वत चोटी की फतह की। क्या बात है भाई! ये इन बच्चों का नाम लेते हुए ऐसा लग रहा है कि ये आगे चलकर क्या करेंगे। इतनी कम उम्र में इतना सब कर डाला है, अपना नाम रोशन किया है और इनके माता पिता को कितनी ज्यादा खुशी मिल रही होगी। हाँ, और मैंने तस्वीरें भी देखी हुई हैं तो ये ऐसा मुस्कुरा रहे हैं ममता जी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र है और इनके अचीवमेंट्स इतने बड़े हैं कि मतलब इनको क्या पूरी तरह से समझ में भी नहीं आता होगा कि आखिर हमने किया क्या है। बिल्कुल, तो इनकी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर हमेशा खिली रहे, यही शुभकामनाएं हैं और बधाइयां इन सभी बच्चों की। और इन बच्चों के नाम ये गाना जी। तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। आज के टूटे खंडरों पर तुम कल का देश बसाओगे, जो हम लोगों से न हुआ वो तुम करके दिखलाओगे। तुम नन्ही बुनियादें हो, तुम नन्ही बुनियादें हो दुनिया के नए विधान की। बच्चों तुम तकदीर हो। चंद न उभरे फिर कोई जाफर न उठे, गैरों का दिल खुश करने को अपनों पर खंजर न उठे। धन दौलत के लालच में, धन दौलत के लालच में तौहीन न हो ईमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। सके अब इस दुनिया में युग सरमायादारी का, तुमको झंडा लहराना है मेहनत की सरदारी का। तुम चाहो तो बदल के रख दो, तुम चाहो तो बदल के रख दो किस्मत हर इंसान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और अब वक्त है एक ब्रेक का। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और संगीता जी हमें ले चल रही हैं कहीं घुमाने के लिए। कहाँ चले? चाय भी पीना पड़ेगा। वो तो कुल्हड़ वाली चाय पीनी है। जब हम सफर पर जाते हैं तो चाय की तलब तो लगती है और कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी यादें साझा कर रहे हैं। लेकिन आज हम श्रोताओं के साथ आपके साथ चलते हैं पहलगाम, जो कश्मीर में है। तो पहले कश्मीर में वहां पहुंचने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? श्रीनगर जाना होगा। श्रीनगर से बस घोड़े की सवारी करें या गाड़ी की सवारी करें, पहुंच जाएंगे पहलगाम। लेकिन पहलगाम के अंदर घूमने के लिए जो घोड़े की सवारी होती है, याद है आपको वो अनुभव जब घोड़ा
चलता है और उस पर ये जो मतलब घोड़े वाले होते हैं वो आपको नसीहत देते हैं कि जब नीचे की ओर जाए तो आपको अपना सिर पीछे की ओर करना है और जब ऊपर की ओर जाए तो सिर झुकाना। वो गणित अभी तक समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। बहरहाल डर बहुत लगता है जब खास तौर से नीचे घाटी दिखाई देती है और एक तरफ ऊंचे पहाड़। तो आज इसकी जानकारी अपने श्रोताओं को भी दे दें। और बदलता मौसम भी समझ में नहीं आता है कब बदल जाए मौसम। तो जम्मू कश्मीर जिले में स्थित है पहलगाम, प्राकृतिक छटाओं से बिल्कुल घिरा हुआ है, मनोरम स्थान है। हिमालय की तराई का क्षेत्र है जो लिदर नदी के तट पर स्थित है, जहां से अनंतनाग बहुत करीब है। पहाड़ों से घिरे गांव, बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार की सुंदर कतारें, झील में बहते शिकारे, यूं तो कश्मीर की खासियत है। लेकिन छोटे छोटे गांव, बर्फीली वादियों से घिरे घास के मैदान और बहुत से अनछुए पहलू हैं इस खूबसूरत जगह के, जिसे हम पहलगाम कहते हैं। और पहलगाम की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं इन बातों के साथ। चंदनवाड़ी जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के बाहरी इलाके की एक खूबसूरत घाटी है जिसका धार्मिक महत्व भी है और ये पवित्र अमरनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। पहलगाम से इसकी दूरी लगभग 16 किलोमीटर की है। और एक जगह है बैसारन। ये घाटी अनंतनाग की एक बड़ी ही सुंदर घाटी है जहां सैलानी खूब आते हैं। पहाड़ी चोटी पर स्थित यहाँ घास के मैदान है जो घने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जी, और फिर बेताब घाटी, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म भी देखी होगी। बॉलीवुड की हिट फिल्म बेताब की शूटिंग यहीं हुई थी, बेताब घाटी में। इसी वजह से इसे बेताब घाटी पुकारते हैं। ट्रैकिंग यहाँ कर सकते हैं, बेस कैंप ट्रैकर्स के लिए यहाँ काम करते हैं और हरे भरे घास के मैदान, चारागाह, बर्फीली पर्वत चोटियां और नदियों की सुंदरता यहाँ देखते बनती है। पानी बड़ा ठंडा ठंडा होता है और लेकिन पानी में हाथ डालने का सुख भी अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। पर पानी में हाथ डालने के बाद हाथ बिल्कुल अलग रंग का हो जाता है, लाल हो जाता है और ऐसे लगता है अपना हाथ शरीर से अलग हो गया है। तो ये तो कहते हैं करंट है बिल्कुल। बिल्कुल। अरु घाटी, यहाँ पर ड्राइव शानदार होती है और बर्फ से ढके घास के मैदान होते हैं। अरु कोलाहुई ग्लेशियर में ट्रैकर्स के लिए ये बहुत बड़ा कैंप है। यहाँ आसपास के गांव भी आप घूम सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए वाहन हटाना पड़ता है। आप पैदल या फिर घोड़े की सवारी कर सकते हैं। जी, ममलेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी के इतिहास को समेटे तत्कालीन राजा जय सिंह द्वारा निर्मित शिव मंदिर पत्थरों पर उकेरा गया है यहाँ, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ दर्शन के लिए बहुत सारे सैलानी आते हैं और तुलियान झील है जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। अच्छा, एक बात सोचिए ममता जी कि बर्फीली वादियां, हिमालय की तराई और फिर तुलियान झील, यानी कोई भी झील हो तो पहलगाम से 16 किलोमीटर दूरी पर यह है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये झील, रास्ते जरा सा दुर्गम है, लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है और वो जैसे जन्नत का सा नजारा होता है। कहा भी जाता है कि जम्मू कश्मीर आप जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्नत की सैर कर ली। वहाँ की क्या कुछ वहाँ नहीं अच्छा लगता, पूरा का पूरा मौसम अच्छा लगता है, फूलों की घाटियां अच्छी लगती हैं। मतलब हम अगर गिनाने चले तो शायद पूरा 1 घंटा कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो कहा भी गया है ना, अगर फिर दोस्त बर्रोए ज़मीं अस्तो हमी अस्तो बिल्कुल, तो वही है। तो हम खास जगहों की सैर करवा रहे हैं अपने श्रोताओं की। अवंतीपुर मंदिर एक है। इसे पहली बार 800 ईस्वी में महाराजा अवंतिरमन ने बनवाया था, जो प्राचीन वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है और बाद में इसे कई बार नष्ट भी किया गया और आज इसके खंडहर के अवशेष हैं। फिर भी यहाँ आकर असीम शांति का अनुभव होता है, जैसे कि यहाँ के पत्थरों में जान आ गई हो और वो पत्थर आपस में बातें कर रहे हों। और ऐसा कई बार पढ़ने को भी मिलता है कि फिल्म आंधी का जो एक गीत है उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, जो बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है। कोलाहुई ग्लेशियर है एक लिदर नदी पर। कोलाहुई ग्लेशियर से शुरू होती एक हिम नदी, ये हिम नदी यानी कि कोलाहुई ग्लेशियर की ये लिदर नदी है जो यहाँ से शुरू होती है। हिम नदी है ये, पहलगाम की खूबसूरत घाटियों के नीचे की ओर बहती है और पिकनिक स्पॉट भी है ये। अच्छा, घुड़सवारी, राफ्टिंग वगैरह के लिए मशहूर है। लिदर अम्यूजमेंट पार्क भी है यहाँ पर और बम्पिंग कार सवारी, मिनी रेल यात्रा और
जो पैडल वाली बोट्स होती है उनके लिए अच्छा। और साथ साथ जब भी जहाँ जाते हैं लिद्दर नदी साथ साथ चलती है, ऐसे लगता है कि नदी हमारे साथ साथ चल रही है। बड़ा ही सुहावना होता है वो सफर। लोलाब घाटी एक जगह है, यहाँ कहीं भी फूटने वाले प्राकृतिक झरने, प्राकृतिक छटाएं, कुंवारी घास के मैदान, देवदार के यहाँ पर जंगल हैं। और सही समय पर अगर आप पहुंच जाएं तो यहाँ पर तेंदुए, कस्तूरी मृग, हिमालय भालू, हंगुल, ये सभी भी आप देख सकते हैं। पंचतरणी ये कैंप साइट अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए छोटा सा पड़ाव है। यहाँ से अमरनाथ 6 किलोमीटर है। यहाँ प्राचीन मंदिर भी हैं पंचतरणी में। और पहलगाम बाजार तो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ की पोशाक बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ जब जाते हैं तो लगता है ठंड बहुत लगती है, तो वहाँ के ऊनी कपड़े मशहूर हैं। वहाँ का कफ्तान और कश्मीरी हस्तशिल्प के बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। और वहाँ की मिठाइयाँ जरूर चखिए और ले भी आइए। जी जी। और अमरनाथ यात्रा के लिए ये जगह बहुत मुफीद है, मतलब यहीं से रास्ता होता है। पहलगाम अमरनाथ की भव्य यात्रा के रास्ते हैं ये, जो यात्रियों के लिए पड़ाव का काम करता है। सर्दियों के अंत तक बनते भगवान शिव का हिम शिवलिंग गर्मियों के अंत तक बना रहता है, जहां श्रद्धालु श्रावण मास में आते हैं। तो आप जाएं और लेकिन जाए कैसे, ये भी तो बताना पड़ेगा। यहाँ के पास में जो रेलवे स्टेशन है उधमपुर है, और हवाई अड्डा श्रीनगर है, और जम्मू श्रीनगर जाकर आप पहुंच सकते हैं। और श्रीनगर अगर आप जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले जो डल झील है और नगीन झील है, वहाँ पर हाउस बोट में रहकर वो उस झील का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, और उस नज़ारे को अपने जहन में बसा कर ले आ सकते हैं। तो वो जो झील है वहाँ जब हम देखते हैं पानी में, तो ऐसा लगता है जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की जो छवि होती है, ऐसे लगता है पहाड़ पानी में तैर रहे हैं। तो उसे छूने का जो सुख होता है उस पानी को, वो भी अद्भुत होता है। तो अभी आज हमने पहलगाम की सैर कर ली, अब किसी और दिन किसी और जगह की सैर करवाएंगे। फिलहाल गाने के जरिए चलते हैं यहाँ। फिल्म जब जब फूल खिले, इसकी शूटिंग हुई है कश्मीर में, ये भी तो बता दें। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पथ
पतझड़ का जमाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। ये हमने पहलगाम की सैर अपने श्रोताओं को करवाई और श्रोता अपनी टिप्पणियों के जरिए सैर कर रहे हैं। देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल मैंने पहलगाम की यात्रा की थी, जो एक यादगार अनुभव रहा। लिद्दर नदी के किनारे बहती ठंडी हवाओं ने मुझे वहां की शांति का एहसास कराया। अरू वैली की हरी भरी वादियों और बेताब वैली की अद्भुत खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया। चंदनबाड़ी में बर्फ के साथ खेलना और वहां के खूबसूरत दृश्यों को कैमरे में कैद करना बहुत ही सुखद था। स्थानीय बाजार में कश्मीरी शॉल और सूखे मेवे खरीदते हुए वहां की संस्कृति को करीब से जाना। कुल्हड़ में तो नहीं, पर पेपर कप में चाय पीते हुए ठंडक का आनंद लिया और पहलगाम की यात्रा आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। क्या बात है भाई। जी, तो इन्होंने जिस तरह से अपनी बात बताई है, हमारे और भी श्रोता गए होंगे, वो लिखेंगे। और पहलगाम की बेताब घाटी जम्मू और कश्मीर की सबसे खूबसूरत और शांत घाटियों में से एक है। ये जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में पहलगाम शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। पहले इसे हेगन वैली कहा जाता था, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में मशहूर बॉलीवुड फिल्म बेताब के यहाँ फिल्माए जाने के बाद इसका नाम बेताब वैली पहलगाम रख दिया गया। एक श्रोता ने और लिखा है कि घाटी बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है, पहलगाम घाटी, और हरे भरे घास के मैदानों, झरनों और जंगलों से भरी हुई है। पहलगाम में घूमने के लिए ये एक पसंदीदा जगह है और ये अपने शानदार और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। घाटी में हिम तेंदुए, भूरे भालू जैसे वन्य जीव भी पाए जाते हैं। सर्दियों के दौरान कश्मीर की बेताब घाटी मोटी बर्फ से ढक जाती है। और भी हमारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है और एक श्रोता ने लिखा है कि जम्मू और कश्मीर की सबसे खूबसूरत और शांत घाटियों में से एक है पहलगाम। ये जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में पहलगाम शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। और भी ऐसे जानकारी हमारे श्रोता दे रहे हैं। और क्या इरादा है अब? तो जब यहाँ जाएं तो एक बात का और भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि ये जो वादियां हैं ममता जी, ये बड़ी खूबसूरत हैं, प्रकृति की गोद में हैं, और ये बड़ी खूबसूरत इसलिए भी लगती हैं क्योंकि साफ सुथरी और बहुत ही अलग नजर आती हैं। अनछुई सुंदरता है। हाँ, तो जब जाना चाहिए तो फिर उसी हिसाब से जैसे चीजें हम लेकर जाते हैं, कुछ खाए पिए, तो फिर वो एक पेपर बैग में आप करके उसको रख ले और उसके बाद फिर घर ले आए, फिर वहां पर डस्टबिन में डालें। दूसरी चीज, एक चीज और है कि जो फोटोग्राफी होती है उसको करने के लिए हम किसी भी सीमा तक जाते हैं, है ना, तो फोटोग्राफी के समय भी बहुत सावधान रहें। मौसम का चक्र कुछ जगहों पर, इन जगहों पर इस तरह से होता है कि कभी भी बदल जाता है, तो उसकी भी जानकारी थोड़ी और पूरी तैयारी के साथ जाएं। मतलब कि बारिश अचानक हो जाती है, पहाड़ों पर अचानक बारिश होती है, अचानक बर्फ की बारिश होने लगती है, तो वो सब कपड़े आप तैयार करके ले जाएं। और जो जानकारी आपने दी है वो उसका तो ख्याल रखना ही चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि पहलगाम को अक्सर स्वास्थ्य रिजॉर्ट के रूप में जाना जाता है। ये उत्तरी भारत का एक शीर्ष पर्यटन स्थल है। इसे द वैली ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है। पहलगाम मनोरम परिदृश्यों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है और खूबसूरती इसके घने और हरे भरे देवदार के जंगल, प्राकृतिक सुंदरता के मनोरम स्थान और शानदार हिमालय की पृष्ठभूमि में निहित है। दर्शनीय स्थलों से लेकर साहसिक खेलों तक, लोकप्रिय तीर्थ स्थलों से लेकर रोमांटिक घाटियों तक, नीली झीलों और प्राचीन नदियों के छींटे के साथ पहलगाम में ये सब कुछ है। और ऐसे सफेद वादियों में देखिए, जब वहां के चारागाह को देखा जाता है तो वो इतने सुंदर, इतने खूबसूरत नजर आते हैं। और वहां जो परंपरागत जो जगह हैं, जहां रहने का तरीका है, वहां आसपास जो गांव हैं, ऐसा नहीं कि जहां आप ठहरे हैं वहीं, थोड़ा सा आप जो डेस्टिनेशन है उससे हटकर भी आप थोड़ा गांव की तरफ अगर टहलने जाएंगे तो भी बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो वहाँ का जो जायका होता है बिल्कुल अलग ही होता है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति बिल्कुल ग्रामीण होती है, तो वो उन परंपराओं से आपका दिल जीत लेती है। तो इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जाएं तो सिर्फ एक जगह घूम के ना जाएं, आसपास की और भी जगहें आप देख सकते हैं। और अब
एक गाना। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी। ये गीत देखिए, कश्मीर वैली में ही जो फिल्माया गया, बढ़िया सी सुंदर सी जो झील नजर आती है, डल झील, वहाँ की शूटिंग थी। बहुत सारी फिल्में जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाई जाती थी पहले, एक समय ऐसा भी था। अब अगर आप पहलगाम से बाहर नहीं आएंगी ना तो यादों की गलियारों में नहीं जा सकेंगे। और हमारे श्रोता यादों की गलियारों में सैर कर रहे हैं और वो दिन याद करो के लिए बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोता भेज रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले जमाने की अगर बात करें तो मिट्टी के कुल्हड़ में पानी चाय सर्व होती थी, मिट्टी की ही प्लेटों में नाश्ता परोसा जाता था। अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में एक शादी में गए थे, खाने पीने का इंतजाम था, वहां कुल्हड़ में अदरक की चाय सर्व हो रही थी, थोड़ी ठंड थी इसलिए चाय बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए, और एक श्रोता ने और लिखा है कि कुल्हड़ वाली चाय वो दिन याद करो, कलर वाली चाय का असली मजा तो ट्रेन में। कुल्हड़ वाली मतलब इन्होंने कलर लिख दिया है, तो मजा तो ट्रेन में आता है। जब भी ट्रेन में जाओ तो कुल्हड़ वाली चाय पियो तो ट्रेन का सफर बहुत अच्छा और सुहावना हो जाता है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कच्छ गुजरात में बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, जोरों से ठंड पड़ रही है, तो कुल्हड़ में चाय जो है वो बहुत अच्छी लगती है, अदरक वाली, मसालेदार सब होनी चाहिए। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले का तो याद नहीं है, हम सभी दोस्त जहां भी चाय पीते हैं तो प्लास्टिक के ग्लास में नहीं, क्योंकि ये कचरा करते हैं, कचरा फैलाते हैं, इसलिए हम कुल्हड़ में ही चाय पीते हैं। और अन्य दोस्तों मित्रों से या रिश्तेदारों को भी यही सलाह देते हैं कि कहीं भी जाएं तो कुल्हड़ लेके जाएं, कुल्हड़ में ही चाय पिएं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब बात कुल्हड़ की चाय की तो इसका दीवाना तो हर कोई है। कुल्हड़ की चाय अब सिर्फ गाँव में ही नहीं बल्कि
शहरों में भी काफी पॉपुलर हो गई है। मिट्टी के रूप में परोसे जाने वाली चाय को लेकर कुछ लोगों को शंका रहती है, हमारी सेहत को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। तो आपको बता दें कि कुल्हड़ में चाय पीना किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंच सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कुलधरा वाली चाय वो दिन याद करो, कलर वाली चाय का असली मजा तो ट्रेन में ही आता है। देखिए फिर चाय जो है वो उसका जो धुआं निकलता है, उसकी जो चुस्की होती है, फिर वो अलग मजा है ना। तो अब एक गीत सुन ले, सुनते हैं। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू री हम सुन रहे थे। और जो बातें हमने की थी कि लेट लतीफी की आदत, हाँ, तो इस पर भी हमारे बहुत सारे श्रोता लेट लतीफी नहीं करनी है जल्दी से इसकी चर्चा भी कर लेनी है और हमारे श्रोता जो टिप्पणियां भेज रहे हैं वो भी इसमें शामिल कर लेनी है। कई बार दरअसल कुछ लोगों की आदत होती है देर से आना और देर से तैयार होना, देर से पहुंचना, आदतन लोग करते हैं। कुछ लोगों की अपनी परेशानियां होती है और देर से आने वाले अपने बहानों की लंबी फेहरिस्त बताते हैं कि ये वजह हो गया, कभी आज ट्रेन छूट गई, आज बस लेट हो गई, आज रिक्शा नहीं मिला, तो आज ट्रैफिक बहुत था। इस तरह के बहाने तो लोग बहुत करते हैं, तो टाल मटोली हो जाती है। हाँ, तो ऐसे लोगों से आपका भी पाला पड़ा होगा संगीता जी? पड़ता तो है, पाला तो पड़ता है। क्या करती, गुस्सा भी आता है ना। हमारे क्या किया जा सकता है। हमारे श्रोता भी तो बहुत सारे जो यही बातें लिख रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है, हालांकि सबका पाला पड़ता है, उनका भी पाला पड़ा होगा, लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा है कि हम लेट पहुंचे तो क्या हुआ। ये भी तो लिखिए कि आप जब लेट पहुंचे तो आपके साथ क्या हुआ, क्या कुछ सुनने को मिला। खास तौर से जब घर में आप लेट पहुंचते हैं, जब आपकी श्रीमती जी आपकी अगवानी करती हैं, तब क्या होता है, वो बहुत जरूरी बात है। अगर है ऐसा कोई अनुभव तो जरूर बताएं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदत वो भी लेट लतीफी की बड़ी बुरी आदत है। हमेशा देरी से चलने वालों को लेट लतीफ के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों की फितरत ही होती है कहीं भी जाना हो समय पर नहीं आना। उनके कई कारण, कई सारे लोगों की परेशानी होती है, ये जानकर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता।
एक सहकर्मी जिसका नाम घेला भाई है, अपनी ड्यूटी पर जाना हो तो बाहर गांव जाना हो तो भी समय पर नहीं आते जाते थे। हमने उसके लिए गुजराती में मुहावरा बना लिया था, घेलो कोई दिवस वेलो न होए, मतलब घेला भाई कभी समय पर नहीं होता। तो इसका खामियाजा जो है ना खुद को ही भुगतना पड़ता है। ट्रेन हो, फ्लाइट हो, गाड़ी हो, ये छूट सकती है, अगर लेट हुए तो फिर छूट सकती है गाड़ियाँ। तो और बच्चे जब स्कूल में लेट होते हैं तो भी गड़बड़ होता है। ये भी अभिभावकों पे कभी कभी जाता है कि भाई उनको जल्दी उठाना, उनको भेजना समय पर। तो लेट लतीफी, हाँ लेट लतीफी जो है उसकी जो है, तो फिर क्या कहना। दरअसल बच्चों में तो ये आदत होनी नहीं चाहिए और स्कूल में तो चलता ही नहीं है। बहुत सारे स्कूल तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनकी बस तो होती है, टाइम से आती है, लेकिन जो अपने निजी वाहनों से आते हैं तो हमने तो सुना है कि बहुत सारे प्रिंसिपल इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनको लौटा देते हैं, कहते हैं जाइए आप कल वक्त पे आइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे छोटे भाई लेट लतीफी की आदत है, उसको सोना बहुत पसंद है, सुबह जल्दी नहीं उठना, जिसके कारण उसका 7:30 की बस छूट जाती है। नाश्ता बना के रखती हूँ, उसको भी आधा अधूरा खा के जाता है, हमेशा की यही आदत है। तो देखिए एक गीत सुनवाते हैं, इसमें भी कुछ ऐसी ही आदत है, सुन। जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, ओ दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर। अब हमें भी शब्बा खैर कहने की जरूरत पड़ गई है। लेट लतीफी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि रेडियो से लोग समय का अनुमान लगाते हैं, समय मिलाते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, लतीफ अरबी मूल धातु ल त फ से बना है। अब ये विस्तृत जानकारी हम फिर कभी देंगे। आज तो सिर्फ इतना ही कि अब लेते हैं श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।